So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So आज बहुत सारी राज की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में, मैकेनिक्स की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, मान लो एक रस्सी आपको दी गई है, स्ट्रिंग मासलेस, और इसके ऊपर एक ब्लॉक हमने लगा दिया, ये लो मास m। मैं थोड़ा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाता हूं आपको, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा ना तो आज की क्लास में आपको मजा नहीं आएगा। मजा क्या, मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या होता है। इसलिए थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम मैं पहले आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, ऐसा बोलते हैं कि ये जो मास m है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे mg। तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये नीचे जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि रस्सी इसको ऊपर खींच रही होगी। तो रस्सी ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? टेंशन। रस्सी ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? टेंशन। अब रस्सी से मिलते हैं। जब इस टेंशन की डायरेक्शन इधर है तो ऑफ कोर्स रस्सी के ऊपर टेंशन इधर आने वाला है ना। अदर वर्ड्स में अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा फीलिंग के साथ चीजों को समझाता हूं तो क्या होगा। देखो, फीलिंग के साथ थोड़ा सा चीजों को समझाता हूं। अच्छा, ये बताओ इसमें कितनी बॉडीज आपको दिखाई दे रही है? इस डायग्राम में कितनी बॉडीज आपको दिखाई दे रही है? पहले तो ये बताओ, इस डायग्राम में कितनी बॉडीज आपको दिखाई दे रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 3 बॉडीज दिखाई दे रही है, एक फिक्स्ड, एक रस्सी, एक मास। बहुत बढ़िया, ये काम तो एकदम सही बताया। तो तीनों बॉडीज को यहां पर मैं बना देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जरा बताओ, क्या आप लोगों को मैंने मैकेनिक्स पढ़ा दी? यार मैंने पढ़ाई तो थी मैकेनिक्स। अब आप लोग थे कि नहीं थे मुझे याद नहीं है। क्या आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको पढ़ाई थी? ये देखो, एक ने बोला हाँ हिमांशु था उस क्लास में। ये देखो इंद्र कुमार था। मैकेनिक्स पढ़ाई है ना मैंने? हाँ वही मैं सोचो, कुछ को मैंने पढ़ाई है, ऐसा थोड़े हो सकता है। लेकिन उस बात को 4-5 महीने हो गए। अब जो उसके बाद में आया ना, उनको पढ़ने को नहीं मिली, उनको अभी पढ़ने को मिलेगी। सो जिनको पढ़ाया है उनको तो ये सब चीजें पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। लेकिन मैं सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? नहीं, पूरा स्टेटमेंट चाहिए, ये शॉर्ट में नहीं चाहिए, ये शॉर्ट में नहीं चाहिए। आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा लो, पूरा टाइप करके भेजो। ये शॉर्ट में नहीं चाहिए, पूरा टाइप करके भेजो। ये पूरा स्टेटमेंट भेजो। स्टेटमेंट मांगा ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो प्रहास ने पूरा टाइप किया ना। स्टेटमेंट जब कोई देता है ना, उसके हर एक वर्ड के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। आप में से 90% स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ के अंदर यह बताया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह बात सही है। लेकिन आप में से सिर्फ 1% आप में से सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को जानते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट सिर्फ 1% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो उसे अप्लाई कर सकते हैं।
क्या लिख दिया ये, किया क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। अरे ऋतिक कुमार, तुम तो एकदम छा गए। एकदम छा गए हो तुम तो। मुझे भी हिंदी आती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। क्रिया मतलब एक्शन, प्रक्रिया मतलब रिएक्शन। सही बता रहा हूं ना ऋतिक? इतनी भयंकर डेफिनेशन तो मैं लिखवा ही नहीं पाता। ठीक है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी लिखवाता तो बस इतना ही लिखवा पाता, एवरी क्रिया हैज इक्वल एंड अपोजिट प्रक्रिया। चलो अब वापस आ जाए पॉइंट के ऊपर, वापस आ जाए पॉइंट के ऊपर। अब सुनना थोड़ी देर के लिए, कोई कमेंट मत करना ना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। सो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये देखिए एक ब्लॉक है जिसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया और आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे F। आपसे पूछा है फ्री बॉडी डायग्राम। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए डायनामिक्स चालू करने से पहले कुछ बेसिक्स पर चर्चा होगी, वो बेसिक्स ही हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। इसका FBD क्या है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन। जब पूछू तभी बोलना भाई, जल्दबाजी मत करना वरना डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन। और कोई पॉसिबिलिटी बच गई क्या? हाँ ये बच गई ना, डी ऑप्शन। चलिए बताओ फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा सही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा सही है? फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा सही है? इसको बॉडी नंबर 1 बोला फ्रेम को, इसको बॉडी नंबर 2 बोला है। अब इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सी और ज्यादातर सी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं बी। सी 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 ए। ठीक है, सभी ने जवाब दे दिया। अब सुनो, अब सुनो कैसे बना ये जरा मैं आपको बताता हूं। मान लो ये आपके घर की दीवार है और इस दीवार पे लगा हुआ एक एसी। एसी को ऋतिक आया और ऋतिक पकड़ के ऐसे खींच रहा है, तभी तो फोर्स आया होगा ना। तो क्या ये एसी यहां से चला जाएगा क्या? बोलो। ऋतिक ने एक 2 न्यूटन का फोर्स, बहुत ही गरीब बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया यहां पर, 2 न्यूटन का फोर्स। क्या ये एसी यहां से उखड़ के चला जाएगा क्या? बोलो यस और नो। नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसका कारण ढूंढा हमने, तो पता चला कि ऋतिक ने लगाया एफ फोर्स, तो ये जो दीवार है इसने भी लगा दिया इसके ऊपर उतना ही फोर्स, एफ फोर्स। तो एसी नहीं गया, इसीलिए तो नहीं गया एसी। एफ बराबर एफ, तो एसी आगे नहीं गया। लेकिन जब आपने एसी को पकड़ के खींचा तो ये जो दीवार है इसने किस साइड खिंचाव महसूस किया? लेफ्ट साइड या राइट साइड? इमेजिन करो बेटा, इस एसी को पकड़ के मैं खींच रहा हूं तो जो दीवार है वो लेफ्ट साइड खिंचाव महसूस करेगी कि राइट साइड?
अरे ये सॉरी, ये राइट साइड है ये राइट साइड है। राइट साइड खिंचाव महसूस करेगी कि लेफ्ट साइड? ये राइट है ना, राइट लेफ्ट। राइट साइड खिंचाव महसूस करेगी कि लेफ्ट साइड? तो ये फोर्स होना चाहिए ना ऐसे। तो इसका मतलब इसका जो सही एफबीडी है, ए गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, ओनली सी सही। क्वेश्चन मेरा ये भी नहीं था। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। ये जो बॉडी नंबर 2 है, इस फोर्स को मैंने बोल दिया फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2 और फोर्स नंबर 3, और इसको बोल देते हैं बॉडी नंबर ए, और ये है बॉडी बी। सो बॉडी बी पर बात कर रहा हूं, बी बॉडी पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक एक्शन होगा, एक रिएक्शन होगा। कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है? भाई न्यूटन के हिसाब से कौन सा एक्शन होना चाहिए और कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? अब ये मैकेनिक्स में, अभी थ्योरी ऑफ मशीन में नहीं आए। कौन सा एक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? 1 नंबर फोर्स एक्शन होगा, 2 नंबर फोर्स एक्शन होगा, 1 एक्शन 2 रिएक्शन। इंद्र कुमार जी बोल रहे हैं दोनों ही एक्शन। तो इंद्र कुमार जी रिएक्शन का है? 1 नंबर एक्शन 2 नंबर रिएक्शन। F1 एक्शन एंड F2 एंड F3 रिएक्शन। तो न्यूटन ने तो ये कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन कैसे आई भाई? बी रिएक्शन, अरे 1 2 3 में से बताना बी कहां से आ गया? राहुल, और राहुल तुम्हारा नाम तो आज मैंने पहली बार देखा जी। राहुल जी, ए रिएक्शन बी रिएक्शन नहीं होगा बेटा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आपको तो 1 और 2 में से बताना है विच वन इज एक्शन विच वन इज रिएक्शन। तुम तो न्यूटन को गलत प्रूफ कर रहे हो जो बोल रहे हैं 2 रिएक्शन होंगे, तो फिर 2 एक्शन ढूंढो उसमें। एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना, कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं आपने। समस्या क्या है, कभी इस तरीके से आपने सोचा ही नहीं। अभी जितने भी आंसर आप बता रहे हो ना, अभी सोचकर बता रहे हो आप, अभी सोचकर बता रहे हो। मैं आपको अब रियलिटी समझाता हूं, मैं आपको अब रियलिटी समझाता हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा रूल उसने क्या दिया? देखो अब सुनेंगे आप लोग, सिर्फ बोर्ड पर फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has an equal and opposite reaction on डिफरेंट बॉडीज। देखिए ये जो टर्म है ना, ये 90% स्टूडेंट नहीं जानते कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है ना, वो सेम बॉडी पर नहीं होता, अलग अलग बॉडी पर होता है। क्या मतलब है सर इसका? देखो अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर रहा था। मैं देख रहा हूं कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेशन को रिकॉर्डेड देखते हैं बाद में,
उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके मुझे वापस भेजते हैं कि सर ये कैसे बताया। तो आप खुद लॉजिकली सोचिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेके जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी को वापस भेजेंगे, बोले इसको एक्सप्लेन करो, तो पहली चीज तो मैसेज में उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जब हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप लाइव रहें, लाइव का मतलब क्या हुआ, क्यों आपने लाइव का पैसा दिया, ताकि आप यहां डाउट पूछे और मैं उसको एक्सप्लेन करूं। जब वो डाउट यहां क्लियर नहीं हो पा रहा तो 1-to-1 कम्युनिकेशन की जरूरत है ना। तो फिर क्या होगा कि अननेसेसरी डाउट, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखा, किसी ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, बोला सर ये एक्शन और रिएक्शन समझ नहीं आया, तो बताओ क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक आखिरी ऑप्शन होता है जब बैच खत्म हो गया हो और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको यूज करें। वो वर्स्ट सिनेरियो के लिए होता है, आप उसको अपनी फर्स्ट चॉइस मत बनाओ। सो मैं आपको फिर से अनाउंस कर रहा हूं, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर आपको डाउट है, अगर आप पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, पर अगर डाउट है तो जिस दिन आपका डाउट हो उस दिन तो क्लास में आना पड़ेगा ना और बताना पड़ेगा कि सर ये डाउट है मेरा, तो क्लास के आखिरी में मैं पुराना डाउट भी क्लियर कर दूंगा, है ना। अभी तो लाइव क्लास चल रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक बच्चे को उसी स्क्रीनशॉट का एक्सप्लेनेशन व्हाट्सएप पर दें, कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है। तो आप इस चीज को समझिए, आप खुद एक जिम्मेदार स्टूडेंट है। फिर क्या होता है कि फिर 2-3 बार सर आपको गाइड करते हैं कि यार आप आओ क्लास में और क्लास में आके पूछ लो, वो चीज मैं बता दूंगा आपको। फिर सर भी सोचते हैं अब क्या रिप्लाई करें, जब हमने समझा दिया है कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये तो रूल होता है ना, अब आप बोलोगे सर मैं क्लास ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अगर क्लास ही नहीं कर पाओगे या फिर कोई और इस तरीके के रीजन है तो फिर आप जेईएन बन ही नहीं पाओगे ना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर चीज से। चलिए, सो पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब सोचो आपके पास क्लास करने का टाइम नहीं है पैसे देकर, तो सर कैसे व्हाट्सएप पे पढ़ के व्हाट्सएप पर आपको समझाएंगे, सर कैसे टाइम निकालेंगे। चलिए, सो अननेसेसरी डाउट क्रिएट मत करो। डाउट अगर आपके है तो आप क्लास में रहो और डिस्कस करो, लाइव सेशन का फायदा उठाओ। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सर खुद आपको बोलते हैं कि तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, तुमसे मैं फोन पर बात करके तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि अब क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मुझे बोलना पड़ता है। पर आप उसे फर्स्ट चॉइस ना बनाएं। ओके, सो ये बॉडी है आपके पास में। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट आप में से जैसे सिराजुद्दीन है, वो आया और सिराजुद्दीन ने कहा कि सर इस एसी को तो मैं यहां से निकाल लूंगा। तो सिराजुद्दीन ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। थोड़ा सा सिराजुद्दीन को यहां से अभी तो बना देते हैं, ये सिराजुद्दीन को। फिर अब हमने ये पहली बॉडी कौन है, सिराजुद्दीन। दूसरी बॉडी कौन है, एसी। तीसरी बॉडी कौन है, फ्रेम। तो सिराजुद्दीन ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, दिस इज एक्चुअली और एक्शन। तो न्यूटन ने कहा कि सिराजुद्दीन भी एक फोर्स महसूस करेगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। अब एसी को इधर खींचोगे ना तो एसी भी क्या करेगी, इस दीवार को खींचेगी। अरे मान लो ये मान लो प्रिंस है, ये सिराजुद्दीन है, ये मान लो हिमांशु है। अब ये जुड़े हुए हैं आपस में। अगर मैं प्रिंस को पकड़ के खींचूंगा तो प्रिंस हिमांशु को खींचेगा, हिमांशु जो भी तीसरा बंदा उसको खींचेगा, है ना। तो ये जो फोर्स लगाया है एक्शन पे, ये सिराजुद्दीन ने लगाया। इसने एसी को खींचा तो एसी ने इसके पड़ोसी को खींच लिया, तो इस फ्रेम के ऊपर लग गया एक्शन। तो फ्रेम ने, इसने कहा कि तुमने मुझे एक्शन दिया, ये लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ये रिएक्शन। तब जाके ये एफबीडी तैयार होता है। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, सिराजुद्दीन इसी लेकर भाग रहे हो तुम, इसीलिए खुश हो रहे हो इतना। ये न्यूटन ने मैकेनिक्स को बताया था, और मैकेनिक्स अभी हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी इस पॉइंट की जरूरत है इसलिए मैंने बता दिया। नहीं, सिमरन को लेके नहीं भागना, एसी को लेके भागो। सिमरन को लेने के लिए वो राहुल कहां गया, राहुल अभी तो क्लास में दिख रहा था मुझे, वो लेकर भाग गया सिमरन को। चलिए, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। सो फिर हमने कहा कि ओके, न्यूटन बहुत भला आदमी है, उसने बहुत अच्छी बात आपको बताई है। सो हमने कहा कि अब हम हमारे नए पॉइंट के ऊपर आते हैं, जहां से एक्चुअल में हमने क्लास चालू की थी। हमने कहा कि ये देखो, ये मास m है,
हमने कहा इसका एफबीडी बनाओ, तो आपने कहा सर 3 बॉडीज है, एक ये, एक ये, एक ये। जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो इसके ऊपर ग्रेविटी ने एक फोर्स लगाया विच इज mg। तो इसने क्या किया होगा, इस रस्सी को नीचे खींचा होगा। इसने क्या किया होगा, रस्सी को नीचे खींचा होगा टी टेंशन से। तो रस्सी के ऊपर लगा एक्शन, तो रस्सी ने इसको दे दिया एक रिएक्शन। जब रस्सी के ऊपर टी टेंशन लगा होगा तो रस्सी ने फ्रेम को खींचा होगा टी टेंशन से, तो फ्रेम ने कहा ये लो रिएक्शन, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। सो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां पर ये जो रस्सी है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ये मासलेस होती है। ये किसके अंदर है, प्योर टेंशन में। प्योर टेंशन का मतलब है दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना, और वो भी टेंशन की फॉर्म में। ये रस्सी किसके अंदर है, प्योर टेंशन में। बारे बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ओके गुड। चलिए तो फिर अब दूसरा केस देखो, एक रॉड लेकर आए हो आप विच इज ऑल्सो मासलेस, विच इज ऑल्सो मासलेस। इसके ऊपर आपने एक बक्सा रख दिया बड़ा सा वजनदार। तो अब इसकी कहानी को समझते हैं। ये देखो, ये बक्सा M, ये रॉड, ये फ्रेम, तो इसके ऊपर लगा mg। तो इस mg की वजह से इस रॉड ने एक कंप्रेशन C महसूस किया। कंप्रेशन C जब महसूस किया, कंप्रेशन C जब महसूस किया तो इसने, इसके ऊपर एक्शन हुआ ना, एक्शन हुआ तो इसने इसको दे दिया एक रिएक्शन C। अरे सूरज कहां एक्शन रिएक्शन हो गया यार। ये mg लगाया आपने, क्लियर है? तो इसकी वजह से ये कौन है, एक्शन। एक तो इन बिटवीन बहुत डाउट पूछते हो तुम यार। ये क्या हुआ, एक्शन, तो इसने इसको दिया रिएक्शन। फ्रेम के ऊपर क्या लगा, एक्शन, तो इसने इसको क्या दिया, रिएक्शन। कहां हो गया एक्शन रिएक्शन, एक ही बॉडी के ऊपर। ये बी बॉडी कौन है, हाँ भाई सूरज, बी बॉडी कौन है इसमें? अरे यार तो बैक में पूछना चाहिए ना, अब ऐसा थोड़ी होगा। अब जो करंट पॉइंट चल रहा है आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपके डाउट्स कंसीडर करना छोड़ दूंगा। मैं देखूंगा नहीं आप क्या मैसेज, क्या कमेंट कर रहे हैं। सो करंटली मैं आपको क्या बढ़ा रहा हूं, आप एक स्लाइड मतलब 10 मिनट पहले का डाउट पूछ रहे हैं और पूरा फ्लो खराब कर रहे हैं। अभी सूरज आप स्पेशली अब सिर्फ क्लास के आखिरी में डाउट पूछोगे। अब आप इन बिटवीन कोई भी डाउट नहीं पूछोगे, अब सुनोगे सिर्फ आप। मैं आपको टाइम देता हूं बेटा डाउट पूछने के लिए, आप उस टाइम पर डाउट पूछा करो। अभी वो मैंने बना के मैंने वेट भी किया आपके लिए, उसके बाद भी मैं बोर्ड बढ़ने के बाद में बीच बीच में ऐसा होता है कि साइड में हट जाता हूं और ये बोलता हूं कि अगर कोई भी समस्या है तो अब आप बोलो। इन बिटवीन ये चल रहा है, तुम बोल रहे हो ये भी पढ़ा दिया, तुम बोल रहे हो पीछे जो बैक है वो, ऐसा डाउट डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम लोग। और क्लियरली लिखा हुआ है वहां देखो, एक्शन रिएक्शन। अब तुम साथ के साथ नोट करोगे तो समझोगे कैसे। कल भी मैंने बोला था आप नोट मत करो साथ में, सिर्फ सीखो, उसके बाद आराम से नोट करना, तो सारी चीजें नहीं हो पाएगी। अब ये फ्लो खराब हो गया, वो एक्शन रिएक्शन सब खराब हो गया उसमें। देखो ध्यान से, mg आपने लगाया तो mg इसके ऊपर एक एक्शन लगा तो इसने इसको वापस एक रिएक्शन दिया, क्लियर है? जब इसके ऊपर एक्शन लगा तो इसने वापस इसको एक रिएक्शन दिया। अब अगर आप इस रॉड को कंप्रेस कर रहे हो तो रॉड ने फ्रेम को कंप्रेस किया तो फ्रेम ने इसको एक रिएक्शन दे दिया। सो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो बॉडी है ये किसके अंदर है, प्योर कंप्रेशन में।
सो एक्चुअल में ये जो मासलेस बॉडीज होती है ये या तो आपका प्योर टेंशन में रहेगी या फिर किसके अंदर रहने वाली है, प्योर कंप्रेशन के अंदर रहने वाली है। अब अगर आपको ये जो पॉइंट मैकेनिक्स का पॉइंट, मतलब मैं ये सोचता हूं कि तुम्हें 2-4 मैकेनिक्स की चीजें भी सिखाऊं, लेकिन तुम उसको गलत ले जाते हो, उल्टा वहां पर ज्यादा टाइम खराब करते हो। बताओ, अब जो बैक स्लाइड और फ्रंट स्लाइड, कोई भी किसी को भी इंक्लूडिंग सूरज, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो यहां पर। अब मैं बिल्कुल फ्रेम से बाहर आ गया हूं, लेकिन जब मैं नया पॉइंट चालू कर दूं तब इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक क्लास तो मुझे इसमें लेनी पड़ेगी कि तुम डाउट कैसे पूछो, ये सिखाया जाए तुम्हें। एके, अब एके ने लिखा प्योर कंप्रेशन। अब बताओ प्योर कंप्रेशन का क्या करे एके? प्योर कंप्रेशन क्या क्या डाउट है प्योर कंप्रेशन का? मैंने आपको बताया कि डाउट आप पूछे तो पूरा लिख दो यार। मैं जब बोर्ड पे इतना सब कुछ लिख रहा हूं, तुम एक लाइन पूरा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? प्योर कंप्रेशन रिपीट कर दे। देखो, जब mg इस रॉड के ऊपर लगेगा, जब mg इस रॉड के ऊपर लगेगा तो mg ने इसको कंप्रेस करने की कोशिश की ना, क्लियर है? mg ने इसको कंप्रेस करने की कोशिश की। एक जब ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो ये लगा इसके ऊपर एक्शन। सुन लो भाई सूरज, सुन लो, ध्यान से सुनो। ये लगा इसके ऊपर एक्शन, तो इसका एक्शन, ध्यान से सुनना सूरज, तुम भी सुनना, जो तुम पूछ रहे हो वो इसी में छुपा हुआ है। जब mg लगा, जब mg नीचे लग रहा है तो mg ने एक एक्शन लगाया रॉड के ऊपर। इस एक्शन का रिएक्शन ऊपर लगा है, तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर है। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि सर देखो ये रहा एक्शन, ये रिएक्शन। अरे ये एक्शन का रिएक्शन इधर है भाई, ये एक्शन का रिएक्शन इधर है। समझ पा रहे हो चीज को? अब एकदम ही अनपढ़ मत बन जाओ, कंसंट्रेट करो। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें अच्छी चीजें सिखाऊं, तुम पता नहीं अजीबोगरीब बातें करने लग जाते हो बीच बीच में, जबकि सब कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं। यहां पर ये एक्शन लगा, इसने दिया रिएक्शन। देखो कितना क्लियर बोल दिया कि इस पर एक्शन लग रहा है, इस पर रिएक्शन लग रहा है। अब रॉड को कंप्रेस करोगे तो रॉड फ्रेम को कंप्रेस करेगी। इस पर एक्शन लग रहा है तो इस पर रिएक्शन, इस फ्रेम ने वापस रिएक्शन दिया। ये थ्योरी ऑफ मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई पॉइंट बताऊं तो वो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझे। ठीक है? सो आप बहुत ध्यान से सुनिए, लिखने पर फोकस मत करो। देखो मैं आपको शुरू से एक चीज बताता हूं कि आप जितना अच्छा चीजों को समझोगे उतनी अच्छी चीजें आपकी फैकल्टी आपको बताएगी। पर अगर आप ये बोलोगे सर 2 + 3 5 कैसे हुआ, बताओ हमें, बताओ, ये तो मुझे तो लग रहा है 4 होगा, तो ऑफ कोर्स वो तो बता देगी 2 + 3 5 कैसे हुआ। पर आपने ये जो 2 मिनट खराब किए ना, ये 2 मिनट वो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको दे सकता था जो शायद आपने नहीं सुना होगा कभी, है ना? इसलिए आप पूरे अटेंशन के साथ सुनिए। स्टिल कोई डाउट रहता है तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो एक अलग चीज है कि मैं थोड़ा सा डांट देता हूं, वो एक अलग कहानी है, वो मेरा नेचर है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो तो अगर आप 10 दिन में भी एक डाउट पूछोगे तब भी मैं डांट के सुनाता हूं कभी कभी। लेकिन आपका काम यह है कि हम चीजों को क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझे। सो हमने आपको यहां पर यह बताया है कि क्या तो एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद में मैंने आपको यह बताया है कि यहां पर एक्शन रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब क्यों बताया सर आपने? क्योंकि अब आप पढ़ेंगे यहां पर डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर।
डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर। अब वापस आप थ्योरी ऑफ मशीन में एंटर कर गए हो। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति बनाए रखना। थोड़ी देर के लिए आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। यह आपके पास में सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आपने लगा दिया ये एक स्लाइडर। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा बना दो इसको। ये लो पिस्टन, पिस्टन जिसको आप बोल रहे हो। सो कल मैंने बताया था कि जो पिस्टन है आपका वो यहां पर है, और अब जो पिस्टन है वो यहां से मूव करके यहां पर आ गया। क्लियर है? और ये आपके पास में पिन है। कल मैंने ये नहीं बताया कि पिस्टन क्यों मूव कर गया, क्योंकि जब काइनेमेटिक्स की चर्चा होती है तो वहां पर आप कॉज ऑफ मोशन के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हो। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मोशन की चर्चा कर सकते हो। मोशन क्यों आया है इसकी चर्चा नहीं कर सकते हो। मोशन क्यों आया है इसकी चर्चा आप काइनेटिक्स में करेंगे, मतलब अभी करेंगे। कल स्लाइडर बनाया था, आज उसको पिस्टन बोल दिया, एक ही बात है। और आज एक सिलेंडर भी आ गया हमारे पास में। तो हुआ क्या होगा बेटा, मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या होगा कि जैसे ही यहां पर फ्यूल आया होगा, जैसे ही यहां पर फ्यूल आया होगा, फ्यूल बर्न हुआ होगा, फ्यूल बर्न हुआ होगा, तो उसने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया होगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर फोर्स डेवलप हो गया होगा, जिस फोर्स को हम बोलेंगे यहां पर एफ गैस। ये कौन है? ये है फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, इसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। ये कितना होगा सर? देखो बेटा, ये है पिस्टन, ये है पिस्टन। इसके ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है पी गैस, क्लियर है? अगर इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है पी गैस, तो ये जो एफ गैस होता है, ये होता है एफ गैस इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कौन सा एरिया हो गया? ध्यान से देख लो, ये वाला एरिया, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने कहा ये तो सर्कुलर एरिया है। अगर ये सर्कुलर एरिया है तो इसको आप लिख सकते हो यहां पर P गैस मल्टीप्लाई बाय F गैस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू P गैस मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4d स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में F गैस। सर D कौन है? D यहां पर है डाया ऑफ पिस्टन। एक बार सभी स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन से साइड में आ गया हूं। सभी स्टूडेंट अगर कोई भी समस्या है तो पूछो, अगर समस्या नहीं है तो सभी क्लियर जरूर लिखो। जब सभी का क्लियर आ जाता है ना, तो मुझे यह कंफर्म हो जाता है कि हाँ, कोई भी अपना डाउट टाइप नहीं कर रहा होगा। अदरवाइज क्या होता है, कुछ क्लियर लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, और कुछ उस टाइम पर डाउट टाइप कर रहे होते हैं, और फिर वो डाउट बेचारा 10-12 सेकंड लेट आता है। इसलिए आप तुरंत क्लियर लिख दो तो मुझे नाम याद हो जाएंगे, हाँ भाई इसने क्लियर लिख दिया, मतलब इसका डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी मैकेनिक्स और बताता हूं, थोड़ी सी मैकेनिक्स और बताता हूं। अगर मान लो
ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 इधर और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F2 इधर। तो हमने बोला ये F2 बराबर भी F है और F1 बराबर भी F है। सो न्यूटन ने बोला क्योंकि समीशन ऑफ Fx बराबर 0 है। क्या मतलब इसका? x डायरेक्शन में इधर लग रहा है फोर्स F, उसको बोलते हैं प्लस F, इसको पॉजिटिव मान लिया। इधर जो लग रहा है उसको माइनस F इक्वल्स टू 0। तो इसने बोल दिया समीशन ऑफ Fx बराबर 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, समीशन ऑफ Fy बराबर भी 0 है। तो उसने बोला समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। बॉडी किस कंडीशन में है? यहां पर स्टैटिक कंडीशन में। तो हमने बोला अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है तो इसका मतलब Fy एंड Fx 0 होना चाहिए। ये न्यूटन ने बताया आपको, इक्विलिब्रियम में, ऑफ कोर्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो हमने बोला कि अगर वो बोलता है कि बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, सो समीशन ऑफ Fx बराबर 0, समीशन ऑफ Fy बराबर 0 होना चाहिए। ये न्यूटन ने आपको बता दिया। क्लियर है? तो अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो बेसिकली न्यूटन ने कहा कि आप समीशन ऑफ Fx बराबर 0 और Fy बराबर 0 यूज करो। फिर हमने एक दूसरी कंडीशन यूज की। हमने कहा कि अच्छा मान लेते हैं कि ऐसा एक बॉडी है जिसके ऊपर F फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में। तो अब आप क्या करोगे? तो हमने कहा कि न्यूटन ने कहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर Fx इक्वल्स टू max कर दो। हमने बोला इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है F और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, तो F बराबर ma यूज करो। बॉडी कौन सी कंडीशन में? डायनामिक कंडीशन में। बॉडी मूव कर रही है। तो जब न्यूटन ने ये दो कंडीशन बताई, उसने कहा स्टैटिक के लिए ये यूज करो, डायनामिक के लिए यूज करो। तो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है डीलम्बर्ट। उसने बोला कि नहीं, ऐसे थोड़े होता है कि इस कंडीशन के लिए अलग इक्वेशन यूज करो, इस कंडीशन के लिए अलग इक्वेशन यूज करो। उसने कहा कि तुम न्यूटन को भूल जाओ और जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनो, और ये मेरा प्रिंसिपल है, आज से याद रखना, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल। उसने कहा कि अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है तो F1 फोर्स लग रहा है इधर विच इज इक्वल्स टू F, F2 फोर्स लग रहा है इधर विच इज इक्वल्स टू F। सो F1 इक्वल्स टू F2 है, तो आप यूज करो समीशन ऑफ Fx बराबर 0। हमने कहा ये तो न्यूटन ने भी बताया, क्या दिक्कत है इसमें, नई बात क्या है? उसने बोला सुनो, रुको अभी, अगर एक बॉडी मोशन में है, a एक्सेलरेशन a इधर जा रहा है, उसका क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पर एक फोर्स F इधर लग रहा है। तो बोलो जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर बॉडी मूव कर रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स Fi मान लो, और वो कितना होगा? ma। ये कौन है? इमेजिनरी। अज्यूम कर लो ऐसा। और अब यही इक्वेशन यूज करो, इधर जो फोर्स लग रहा है वो प्लस F, इधर जो लग रहा है वो माइनस F इक्वल्स टू 0। तो ये देखो क्या आ गया? F माइनस Fi बराबर 0। सो हमने बोला Fi कौन होता है? ma। तो देखो ध्यान से, F इक्वल्स टू ma। सेम इक्वेशन दे रहा है। तो न्यूटन ने दो अलग कंडीशन के लिए दो अलग इक्वेशन दी। डीलम्बर्ट ने उसी को मॉडिफाइड करके बोल दिया नहीं, आप एक ही इक्वेशन यूज करो विच इज Fx इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ Fx बराबर 0। जब बॉडी स्टैटिक में हो तो कोई Fi यूज मत करो, जब बॉडी मूविंग कंडीशन में हो तो वहां पर एक Fi फोर्स इमेजिनरी अपनी इच्छा से लगा दो। अपनी इच्छा से लगा दोगे तब भी इक्वेशन वही मिलेगी जो न्यूटन ने बताया था। सो बेसिकली जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो पता चलेगा इसका कितना बड़ा रोल है, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ इतना सा ही रोल है कि हाँ यहां पर Fi इंट्रोड्यूस करा के इसको स्टैटिक की तरह डील किया जा सकता है। तो आपने बोला बॉडी किसमें है? मोशन में। आप इसको कैसे डील कर रहे हो? स्टैटिक की तरह। इसलिए इसने इंट्रोड्यूस करवाया एक नया इक्विलिब्रियम, डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी डायनामिक में है लेकिन आप उसे स्टैटिक की तरह डील कर रहे हैं। डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसने दिया? ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल ने। वंस अगेन मैकेनिक्स का सेक्शन है जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। एक बार बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई समस्या है तो वो पॉइंट बताओ कहां पर समस्या है। अगर कोई समस्या है तो वो पॉइंट बताओ कहां पर समस्या है, और अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो जल्दी से।
मतलब इक्वेशन एक ही आ रही होगी और इक्वेशन तो एक ही आएगी, इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। चलिए तो अब मूव करते हैं हम लोग वापस इधर, इसके पास आ गए, थ्योरी ऑफ मशीन में आ गए वापस। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने कहा कि बॉडी यहां से यहां गई, क्यों गई? क्योंकि इसके ऊपर एफ गैस लग रहा है। तो हमने कहा अगर बॉडी मूव कर रही होगी तो ये तो डायनामिक कंडीशन में है। सो अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट वो बोल रहा है कि इसके ऊपर एक इनर्शिया फोर्स कंसीडर कर लो अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये एफ आई। बॉडी अगर इधर जा रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी ले लो जिधर मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि नेट फोर्स इस पिस्टन के पास में कितना बचा है अभी। अभी अगर हम लोग देखें तो हमने देखा इसके ऊपर जो फोर्स बच रहा है वो है F इक्वल्स टू एफ गैस राइट डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, एफ आई लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव। सो ओवरऑल देखें तो आपकी पिस्टन के पास में इतना फोर्स है जिसके साथ वो आगे बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं पिस्टन एफर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टन एफर्ट। सो आपने बोला कि जो आपकी पिस्टन है जिसको मैं ऐसा बक्सा बना रहा हूं, जबकि ऐसा बक्सा है नहीं, बस ऐसे, ये ऐसी है एक्चुअल में, है ना? ऐसा ही बना देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपकी पिस्टन है, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। सर कैपिटल एफ कौन है? एफ गैस, एफ आई और फ्रिक्शन, तीनों को मिलाकर एक फोर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि चीजें मेरे लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाइड रहे। एक बार बोलेंगे सभी स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इमेजनरी ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इनर्शिया हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। वो अपने स्टेट को बदलने का अपोज करता है। जब इनर्शिया को डिफाइन करेंगे तो वो बोलता है इनर्शिया अपने स्टेट को बदलने को हमेशा अपोज करेगा। तो वो जहां था ना वहां से कहीं दूर लेके जाओगे ना तो उसी डायरेक्शन की साइड वापस जाने की कोशिश करेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब जब ये आगे जा रहा होगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ है एक कनेक्टिंग रॉड। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक कनेक्टिंग रॉड। तो ऑफ कोर्स कनेक्टिंग रॉड की वजह से यहां पर एक फोर्स लगेगा FCR। कनेक्टिंग रॉड की वजह से एक फोर्स लगेगा FCR। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है बेटा आपके पास में? बीटा। कल भी बीटा था, आज भी बीटा ही रहेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं बदल जाएगा। ये थीटा, क्योंकि सब जुड़े हुए आपस में, सारे टॉपिक्स जुड़े हुए आपस में। सो हमने बोला सर ये FCR है, तो जब इधर फोर्स FCR लगेगा तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है बीटा। तो FCR का एक कंपोनेंट जो थीटा, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है ना, उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। FCR का एक कंपोनेंट साइन बीटा। देखो ये कंपोनेंट जब नीचे लग रहा होगा मतलब पिस्टन इस सरफेस को पुश कर रही है, तो सरफेस ने बोला अच्छा मुझे फोर्स दे रहे हो, अगर मुझे फोर्स दोगे तो ये लो रिएक्शन, ये आ गई एक नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गई एक नॉर्मल रिएक्शन। आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आप लोग देखो आराम से और बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं है? आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? इतनी बात अगर क्लियर होगी तभी हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सुनो सूरज, अगर ये FCR है और पिस्टन ऐसे इधर आ रहा है तो FCR तो इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगी ना। अगर पिस्टन इधर जाने की कोशिश करेगा तो FCR तो इसको अपोज ही करेगा ना, इसके लिए रेजिस्टेंस ही डेवलप करेगा ना, इसलिए FCR की डायरेक्शन उधर ली गई है। पिस्टन ना सर कनेक्टिंग रॉड में लेगा है?
कनेक्टिंग रॉड की भाई साहब अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अभी पिस्टन के ऊपर चर्चा हो रही है। तुम्हारा तो बेसिक मतलब एकदम कल्याण हुआ है। अरे यार तुम जो मैं बोलता हूं वो सुना करो। एक्शन रिएक्शन की मैंने बात की क्या, ये बताओ? एकदम पूरा मूड ही खराब कर देते हो पढ़ाने का। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो ना, तुम अलग ही अपनी कहानी चल रही है, एक्शन है रिएक्शन है। मतलब इरिटेट मत करो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो पहले, फिर डाउट के लिए टाइम देंगे ना तुमको। मैं पूछ रहा हूं ये समझ में आया, तुम बोल रहे हो सर रिएक्शन कनेक्टिंग रॉड पे होगा कि नहीं होगा। वेट करो उसके लिए, कनेक्टिंग रॉड की भी चर्चा हुई है कहीं पर? पिस्टन समझ आ नहीं रही, कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहे हो। किसी सब्जेक्ट को सीखने का एक तरीका होता है। अब अभी आधे घंटे की क्लास हुई नहीं, उससे पहले तुम पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें करने लग जाते हो। एफसीआर नहीं आया तो तुम एफसीआर पिस्टन के ऊपर देखो ना, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर क्यों लेके जा रहे हो उसे अभी? और ये एक्शन रिएक्शन वाली टर्म जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो तुम क्यों यूज कर रहे हो? तुमने ज्यादा थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ ली क्या? अभी मैं बताऊंगा कि ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, तब आपको समझ में आएगी ना बात। अब आप इमेजिन, ये रिकॉर्डेड सेशन आप देखना, जब से क्लास चालू हुई है तब से 50 मिनट के अंदर तुमने 5 डाउट पूछ ले, बाकी बच्चों ने मिलकर 5 डाउट नहीं पूछे। वो बेचारे चुपचाप जो सुन रहे हैं वो तो बेवकूफ है। तो ये ट्यूशन थोड़े चल रहा है तुम्हारे लिए पर्सनल कि तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा हूं। सो जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैंने बताया उसमें कोई समस्या है? सर ये एफसीआर इधर कैसे हुआ, ये आपका डाउट हो सकता है। वो मैंने आपको समझाया है कि जब पिस्टन इधर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तो ऑफकोर्स ये इसको आगे नहीं आने देगा, आगे नहीं आने देगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तुम बोल रहे हो कनेक्टिंग रॉड पे रिएक्शन होगा। अरे कनेक्टिंग रॉड पे आए नहीं भाई, कनेक्टिंग रॉड पे अभी पहुंचे ही नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, मतलब एकदम क्लास का वो माहौल ही खराब कर रहे हो। मतलब डाउट डाउट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी अननेसेसरी, टेक्निकल कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज का। एफ एन रिपीट करते हैं। अब देखो उसने कितना क्लियरली बोला है, सर एफ एन रिपीट कर दो, बात खत्म। एफ एन रिपीट कर दो, बस ये डाउट है, खत्म कहानी, क्लियर है। अब सुनो, अब सुनो यहां पर F1 कैसे आया, देखिए। जब पिस्टन आपका इधर जा रहा होगा, जब पिस्टन आपका इधर जा रहा होगा तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इसको अपोज कर रही है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर ये जुड़ी हुई नहीं होती तो पिस्टन फ्रीली आगे चला जाता है। जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मैं इसको इधर भेज रहा हूं, इसको कोई नहीं रोक रहा, इसको कोई नहीं रोक रहा, इसलिए चुपचाप से इधर चला गया। लेकिन अगर इसके पास में एक और बॉडी है तो जब ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये वाली बॉडी इसको रोकेगी। सो जब अपोज किया जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिखाया जाता है। जब अपोज किया जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिखाया जाएगा। तो जब आपका पिस्टन इधर जा रहा है तो ये बॉडी अपोज करेगी तो एफ सी आर इस डायरेक्शन में लगेगा। अब जब एफ सी आर इस डायरेक्शन में लगेगा तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर से लगेगा, ऊपर से। दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक कॉस एक साइन। अब सुनो, जब ये बॉडी है, ये बॉडी मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगा रही है तो मेरा हाथ जो है वो इसको एक रिएक्शन देगा। जब मैं इसको फोर्स करूंगा तो न्यूटन ने कहा था मैंने हाथ को एक्शन दिया। कौन एक्शन? एफ सी आर साइन बीटा। ये पिस्टन के ऊपर, ये जो आपका सिलेंडर है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो सिलेंडर की भी तो एक ड्यूटी है ना, सिलेंडर इसको वापस रिएक्शन देगा। वो है एफ एन, वो है एफ एन। किसने पूछा था? MIT जाएगा। अरे भाई साहब MIT जो मैं बता रहा हूं ना वो तुमको वहां पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी बातें करोगे ना MIT छोड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई घुसने नहीं देगा।
मतलब जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना, पहले वो ये बताते हैं कि बैट को कैसे पकड़ना है, बॉल को कैसे पकड़ना है। तुम बोलते नहीं सर ये छोड़ो, छक्का कैसे मारना है ये बताओ। तो हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है। अगर आपकी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इफेक्ट आएगा वो तुम्हारे ऊपर होगा। हाँ, मैं भी सूरज के लिए ही बोल रहा हूं, मैं भी सूरज के लिए ही बोल रहा हूं। सो पॉइंट ये है कि टू द पॉइंट रहो यार। जब मैं इतना चीख चीख के आपको बता रहा हूं कि ये बताओ इसमें कोई समस्या है क्या, तुम बोलते हो कनेक्टिंग रॉड में बताओ सर। कनेक्टिंग रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड पे अभी आएंगे, पिस्टन तो अभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर एक चीज का एक सीक्वेंस है। अब ये देखो, ये थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने के लिए मुझे मैकेनिक्स पढ़ाना पड़ा पहले, तो मैं खुद पढ़ाना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि कुछ मैं अगर बताऊं तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। पर अगर आप इस तरीके से अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार क्यों बताना ये सब। डायरेक्ट बोल दो कि ये इतना होता है, ये इतना आएगा, बस याद कर लो, और उससे सिलेक्शन नहीं होता है। फिर आप बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वो तो आया नहीं, एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया, वो तो हमें समझ ही नहीं आया। तो सुनो ध्यान से, जिस पॉइंट की चर्चा हो रही है उस पॉइंट के बारे में बात करो, और साथ में आप डाउट पूछना गलत नहीं है, पर आप देखो कि मतलब हर पॉइंट में डाउट पूछना थोड़े। मैंने लिखा डायनामिक्स, सर ये एस क्यों लगा दिया, डायनामिक्स में सी भी तो लगा सकते थे। ये तो बहुत ही बेकार सी बातें हो जाएगी। ये पिस्टन आपके सामने आ रही है। अब इस पिस्टन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिस्टन के अंदर एक इमेजिनरी फोर्स इनर्शिया वो आप इंट्रोड्यूस करवा चुके हो। ये इमेजिनरी फोर्स इनर्शिया आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब देखो यहां पर डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या बोला, जब आप इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दोगे, जब आप इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो इसको स्टैटिक की तरह डील करो। लेकिन न्यूटन बोल रहा है कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है। तो क्या न्यूटन के हिसाब से उस प्रॉब्लम को डील करेंगे तो आंसर कुछ और आएंगे? नहीं, न्यूटन के हिसाब से भी देखो सेम आंसर आ रहा है और डीएलम्बर्ट से भी सेम आंसर आ रहा है। मैं सेम प्रॉब्लम को आपको न्यूटन से और डीएलम्बर्ट दोनों से करवा के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है यहां पर। मैं पहले डीएलम्बर्ट के बारे में चर्चा करता हूं क्योंकि डीएलम्बर्ट आपका एडवांस फॉर्म है। आप अगर पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगले साल सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इसलिए न्यूटन तो आपको आता है, मैं आपको यहां पर डीएलम्बर्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं डीएलम्बर्ट ने क्या बोला। डीएलम्बर्ट ने बोला कि सर जब यहां पर एक फोर्स F लग रहा है जिसके अंदर इनर्शिया फोर्स आ चुका है, अगर इनर्शिया फोर्स आ चुका है तो आप इसे स्टैटिक की तरह डील कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, स्टैटिक की तरह डील कर लीजिए। लेकिन क्या ये स्टैटिक में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन डीएलम्बर्ट ने यह कहा कि अगर आप इनर्शिया फोर्स लगा देते हो ना तो इसे स्टैटिक की तरह डील किया जा सकता है। देखिए स्टैटिक की तरह डील किया जा सकता है और स्टैटिक होने में फर्क है। स्टैटिक की तरह डील किया जा सकता है और स्टैटिक होने में फर्क है। तो हमने बोला स्टैटिक की तरह डील कर सकते हैं, तो इसका मतलब समीशन ऑफ Fx बराबर 0 लिख सकता हूं यहां पर। तो हमने बोला राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एक फोर्स कैपिटल F, लेफ्टवर्ड में लग रहा है माइनस FCR cos बीटा इक्वल्स टू 0। तो हमें यह पता चला कि कनेक्टिंग रॉड कितना रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, F डिवाइडेड बाय cos बीटा, F डिवाइडेड बाय cos बीटा। हमने बोला वर्टिकल के लिए समीशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा कि सर अपवर्ड, ऊपर की साइड लगने वाला फोर्स पॉजिटिव मान लो, नीचे की साइड लगने वाला फोर्स नेगेटिव मान लो। सो देखो यहां से Fn इक्वल्स टू कितना आ रहा है, FCR साइन बीटा, Fn इक्वल्स टू FCR, ये क्या बन जाएगा, F डिवाइडेड बाय cos बीटा साइन बीटा। ये आपके पास में FCR आ गया और ये आपके पास में Fn आ गया। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि सर Fn इक्वल्स टू, ये बन गया F tan बीटा, Fn इक्वल्स टू F tan बीटा। ये डीएलम्बर्ट ने बताया। अब मुझे पता है आप में से कोई ना कोई बोलेगा सर अरे यार ये कैसे कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं आपको आपका गरीब तरीका बताता हूं, वो भी कुछ नया नहीं बताता।
गरीब तरीके के हिसाब से न्यूटन के पास आप गए, आपने कहा सर इधर एक फोर्स लग रहा है, कौन? एफ गैस। न्यूटन तो ऐसे गरीबी की तरह डील करने वाला चीजों को, हमने कहा ठीक है एफ गैस लग रहा है। अब आपने कहा कि इधर से एक फोर्स आ रहा है एफ सी आर, ये है आपके पास में बीटा, एफ सी आर कॉस बीटा, एफ सी आर साइन बीटा। क्लियर है? यहां से एक फोर्स लग रहा है एफ एन। तो पहली चीज तो ये हुई कि सर इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा, इधर बता देता हूं, ये फ्रिक्शन फोर्स। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि पिस्टन ऐसे मूव कर रहा है। अब न्यूटन के हिसाब से बात कर रहा, डीएलम्बर्ट के हिसाब से उसने बोला कि आप तो एफ आई इमेजिनरी फोर्स लगा दो, फिर इसको स्टैटिक मान लो। न्यूटन ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है पिस्टन इधर जा रहा है तो इधर ही जाओ, इधर ही जाने दो से। तो हमने बोला पिस्टन अगर इधर जा रहा है तो समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर होना चाहिए एम ए, तो ये बन जाएगा प्लस एफ गैस माइनस फ्रिक्शन माइनस एफ सी आर कॉस बीटा इक्वल्स टू एम ए को क्या लिख सकते हो? एफ आई। देखो एफ गैस माइनस एफ आई इक्वल्स टू एफ सी आर कॉस बीटा। इसको क्या बोला था आपने? कैपिटल एफ। सो कैपिटल एफ इक्वल्स टू एफ सी आर कॉस बीटा। सो एफ सी आर इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। सो ये कौन बताया? न्यूटन। सो न्यूटन जो बोल रहा है, डीएलम्बर्ट जो बोल रहा है, वो अलग अलग थोड़े बोल रहे हैं ये लोग, ये एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन उसको डील करने का, उसके डील करने का तरीका अलग है, इसके डील करने का तरीका अलग है। ये बोलता है कि क्यों मैं इक्वल्स टू एम ए लिखूं, मुझे दोनों कंडीशन स्टैटिक और डायनामिक्स के लिए एक इक्वेशन चाहिए, मैं इक्वल्स टू 0 ही लिखूंगा। इसने बोला कि एक काम करो, आप इसके अंदर एक एफ आई इंट्रोड्यूस करवा दो, इमेजिनरी फोर्स लगा दो, फिर इसको स्टैटिक मान लो, कोई समस्या नहीं है। अब सुनिए, जो बोर्ड पर लिखा गया है, जो बोर्ड पर लिखा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बोर्ड पर लिखा गया है उसमें अगर कोई समस्या है तो बताओ, आगे भागने की कोशिश मत करना। जो बोर्ड पर लिखा गया है उसमें अगर कोई समस्या तो बताओ, और समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। आराम से देखो, डाउट पूछने के लिए मना ही नहीं है, डाउट पूछो, लेकिन काम की चीज पूछो, फिजूल की बातें मत करो। सेकंड फिगर में एफ क्या? ये फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ जो है ये फ्रिक्शन है। न्यूटन में सेकंड लाइन रिपीट करें, देखो ये फर्स्ट लाइन होती है। अब देखो इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस होते हैं ना उसको पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स होते हैं उसको नेगेटिव मानते हैं। क्लियर है? सो ये एफ गैस इधर पॉजिटिव, ये फ्रिक्शन इधर नेगेटिव, ये एफ सी आर कॉस बीटा इधर नेगेटिव, इक्वल्स टू एम ए, जिसको हमने एफ आई बोला है। न्यूटन वाले में फ्रिक्शन नहीं लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं यार सूरज? फिर तो ये क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन ही तो है ये, क्यों नहीं लेंगे फ्रिक्शन भाई? प्रिंस सर एफ आई को कभी इनर्शिया और इमेज नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो एफ आई जो है वो इनर्शिया फोर्स है, और इसी इनर्शिया फोर्स को हम इमेजिनरी फोर्स बोल रहे हैं। जो कैपिटल एफ है वो पिस्टन एफर्ट है, जो स्मॉल एफ है वो फ्रिक्शन है। और देखो और कोई समस्या हो तो ये मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप अगर किताबें खंगालेंगे ना तो उनके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आधे लोगों ने ढूंढ के देख लिया होगा। इसलिए इनको यहीं समझ सकते हो और कहीं नहीं समझ सकते हो। अब सूरज पूछ रहे हैं सर डीएलम्बर्ट में फ्रिक्शन कहां है? ये डीएलम्बर्ट के अंदर जो एफ लगा हुआ है ये कौन है सूरज? ये देखो एफ बराबर एफ गैस एफ आई और फ्रिक्शन, तो इसके अंदर फ्रिक्शन है। सो तुम डीएलम्बर्ट और न्यूटन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम फ्रिक्शन ढूंढ रहे हो इसके अंदर।
ओके हिमांशु, न्यूटन वाले से Fn कैसे निकालेंगे? न्यूटन वाले से Fn, देखो Fn को मैंने इसलिए यहां पर लिखा नहीं क्योंकि Fn वर्टिकल डायरेक्शन में तो वैसे ही मोशन नहीं हो रहा। जब मोशन नहीं हो रहा तो न्यूटन और डीएलम्बर्ट ने एक ही बात बोली है, जब मोशन नहीं हो रहा है ना तो आप यही यूज करेंगे समीशन ऑफ Fy बराबर 0। सो ऊपर की साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो Fn इक्वल माइनस, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो FCR साइन बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो Fn बराबर FCR साइन बीटा, और FCR ये रहा, पुट कर दो यहां पर। किसने पूछा था? हिमांशु। सो ये फॉर्मूले बेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखेंगे आगे से। हिमांशु, क्योंकि एक बार मैं आगे चला जाऊंगा तो फिर वापस पीछे नहीं आएंगे हम लोग। ओके क्लियर। अब देखो, अब मैं यहां पर कंप्लीट स्लाइडर क्रैंक को मूव करवाने वाला हूं। अब सभी लोग बिल्कुल दिल थाम के आराम से बैठना और हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, फिजूल की बातें बिल्कुल मत करना। यह आपका पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर आपने लगा दिया, सॉरी ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपने लगा दिया एक पिस्टन। ये पिस्टन, और इस पिस्टन से आपने कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टिंग रॉड को। और बेसिकली इस कनेक्टिंग रॉड के साथ में जुड़ा हुआ है ये आपका क्रैंक। अब देखो बहुत काम की चीजें मैं बताने वाला हूं, आप लोग बस कंसंट्रेट करो। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मतलब खुद अगर थ्योरी ऑफ मशीन कोई इंसान होता, वो प्रकट होता, तो वो भी नहीं बता पाता तुम्हें। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हर एक बात को बहुत ध्यान से। ये आपका क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। चलो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। अब फिर से मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, फिर से एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। क्या हुआ होगा इसके अंदर, क्या हुआ होगा? सबसे पहले गैस ने इसके ऊपर एक प्रेशर बनाया होगा, तो आपने बोला सर इसके ऊपर एक फोर्स लगा F गैस, ठीक है, इसके ऊपर लगा होगा एक फ्रिक्शन, आपने मान लिया इसके ऊपर एक इनर्शिया फोर्स। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बॉडी के ऊपर आपने जो फोर्स लगाया है, ओवरऑल आपने इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो कितना लगाया है? कैपिटल F, कैपिटल F। क्लियर है? कैपिटल F फोर्स आपने लगाया है, कैपिटल F। ध्यान से देखिएगा, जब कैपिटल F फोर्स आपने यहां से लगाया तो इसने, कनेक्टिंग रॉड ने इसको एक फोर्स दिया FCR। ये जो एंगल है ये एंगल है बीटा। तो कनेक्टिंग रॉड का एक कंपोनेंट आया होगा FCR cos बीटा। क्लियर है? एक कंपोनेंट इधर आया होगा विच इज FCR साइन बीटा, और फिर एक कंपोनेंट इधर से लगा होगा विच इज FN नॉर्मल फोर्स। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई?
ये तो मैं बता चुका हूं ना सारी कहानी। अभी किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था सर एफसीआर की डायरेक्शन इधर कैसे आई। अब देख लेना ध्यान से, ये जब एफ फोर्स के साथ पिस्टन आगे बढ़ रहा होगा तो बेसिकली इस पिस्टन ने इस कनेक्टिंग रॉड को पुश किया होगा, इस पिस्टन ने इस कनेक्टिंग रॉड को पुश किया होगा, एफसीआर फोर्स लगाया होगा। जब ये आगे गया होगा, अभी तो बताया, जब आप इसको खींचोगे तो ये कनेक्टिंग रॉड को खींचेगा, जब आप इसको पुश करोगे तो ये कनेक्टिंग रॉड को पुश करेगा। बोलो यस और नो। जब आप इसको इधर खींचोगे तो ये कनेक्टिंग रॉड को खींचेगा, जब आप इसको इधर पुश करोगे तो ये भी पिस्टन को पुश करेगा। अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा मैकेनिक्स पढ़ाया था, वो इसीलिए तो पढ़ाया था। तो जब ये आगे जाएगा तो इसने कनेक्टिंग रॉड को पुश किया होगा एफसीआर, और जब इसने कनेक्टिंग रॉड को पुश किया होगा तो कनेक्टिंग रॉड इसको दे गया, देखो इसके ऊपर हुआ एक्शन, तो कनेक्टिंग रॉड इसको क्या दे गया, रिएक्शन। कनेक्टिंग रॉड इसको क्या दे गया, रिएक्शन। तो ये एफसीआर कुछ ऐसे आया, और ये एफसीआर अगर कुछ ऐसे आ रहा है तो ये एफसीआर ने भी पलट के, ये जो एफसीआर इसको भी मैं इस कनेक्टिंग रॉड पे दिखाऊंगा। क्लियर है। तो ये एफसीआर कौन सा है, ये एफसीआर है बेटा एक्शन जो पिस्टन ने इसके ऊपर किया और फिर इसने रिएक्शन दिया पिस्टन को, तो ये एफसीआर पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये एफसीआर कनेक्टिंग रॉड पर एक्ट कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो इधर आज जो स्टार्टिंग में समझाया, ये टेंशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है और ये टेंशन इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है। देखो ये रहा, एक टी ये रहा, एक टी ये रहा। तो जब एक साथ बनाओगे ना तो ये ऐसा दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। जब पिस्टन आगे आएगा तो उसने इसके ऊपर एफसीआर फोर्स लगाया, तो इसने इसको वापस एफसीआर रिएक्शन दे दिया। दोनों को यहां पर मैंने दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब पिस्टन को अगर एफसीआर दिया तो पिस्टन ने भी चुपचाप से इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। पिस्टन ने भी क्या किया, चुपचाप से इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। किसके ऊपर, किसके ऊपर सर, इसने ट्रांसफर कर दिया इसको क्रैंक के ऊपर। देखो ये इसके पास जो एफसीआर था इसने चुपचाप से इसको दे दिया। जब आपने क्रैंक को एफसीआर दिया तो क्रैंक भी तो आपको एक रिएक्शन देगा ना, ये लो एफसीआर। क्लियर है। जब कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन ने कनेक्टिंग रॉड को धक्का दिया तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक को धक्का देगी, तो क्रैंक के पास एफसीआर, ये क्रैंक के ऊपर एक्शन है, तो क्रैंक वापस कनेक्टिंग रॉड को रिएक्शन देगी। तो इसका मतलब ये एफसीआर कनेक्टिंग रॉड के पास। सो कनेक्टिंग रॉड को एक्चुअल में यहां पर मासलेस माना गया है नहीं, माना गया है। तो आप देखें कनेक्टिंग रॉड किसके अंदर दिखाई दे रही है आपको, प्योर कंप्रेशन में। एफसीआर प्योर कंप्रेशन। ये एफसीआर पिस्टन पर है, ये एफसीआर क्रैंक के ऊपर है। बोलो यार इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब तो अगर मैं किसी कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों को ये समझाता ना, वो भी समझ जाता। पूरा मैकेनिक्स का फाउंडेशन बना के फिर डायनामिक्स आपको बता रहा हूं। देखो थ्योरी ऑफ मशीन वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट को अगर समझा जाए तो अगेन वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होने का यह फायदा होता है कि अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उससे आसान कुछ नहीं है। टफेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो भगवान भी नहीं समझा पाएगा इसे। ये बीटा है, ये एंगल कल बताया था थीटा था।
सो ये वाला एंगल जो है ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये होगा बीटा प्लस थीटा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो इस FCR का एक कंपोनेंट इधर, इसे बोलते हैं FR, ये होने वाला है FCR cos थीटा प्लस बीटा, और इसे बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट FT, ये होगा बेटा FCR साइन थीटा प्लस बीटा। क्लियर? सो FCR cos थीटा प्लस बीटा, FT FCR साइन थीटा प्लस बीटा। जब FR को आप देख रहे हैं तो ये तो बियरिंग के ऊपर एक थ्रस्ट, एक फोर्स लगा रहा है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो FT आप देख रहे हैं ये इस क्रैंक को रोटेट करेगा, और जब क्रैंक घूमेगा तो क्रैंक शाफ्ट भी घूमने लग जाएगी, और एक बार क्रैंक शाफ्ट घूमने लग गई मतलब आपको मोशन मिल गया। सो कैसे पिस्टन उस मोशन को लेकर आ रहा है, वो पूरा मैकेनिज्म विद फोर्सेस आपके सामने है, जिसमें आपने यहां पर ये कैलकुलेट कर लिया। देखो बाकी फोर्सेस भी आपने कैलकुलेट कर लिया। आपने बोला सर F इक्वल्स टू F गैस माइनस फ्रिक्शन माइनस FI। सर F गैस तो मैं बता चुका हूं, F गैस फिर भी लिख देता हूं। F गैस होता है P गैस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पिस्टन। FI क्या होता है बेटा? FI होता है मास ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। सर हमने कहा एक्सेलरेशन तो आपको पता है, कल ही बताया था, R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय n। ये लो FI भी मिल गया। अगर ये सब मिल गया तो FCR, अभी मैंने बताया FCR इज F डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। सो कनेक्टिंग रॉड में कितना फोर्स डेवलप होगा वो FCR भी पता चल गया। FN अभी मैंने आपको बताया F10 बीटा। FN क्या है? नॉर्मल थ्रस्ट ड्यू टू सिलेंडर वॉल्स। सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगी, वो है FN। रेडियल फोर्स ऑन बियरिंग FR, ये होगा FCR कॉस थीटा प्लस बीटा। तो FCR कितना होता है? F डिवाइड बाय कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा। ये रेडियल थ्रस्ट ऑन बियरिंग। टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्रैंकशाफ्ट FCR को क्या लिखेंगे? F बाय कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा। डायनामिक्स है इसलिए सारे फोर्सेस की बात हो रही है यहां पर। तो ये देखो सारे फोर्सेस आ गए। अब इसमें से वो कौन सा फोर्स है जो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगा? वो है FT। सो FT आपकी क्रैंक को घुमा रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्रैंक शाफ्ट भी क्या होने वाली है? घूमने वाली है। मतलब आपकी क्रैंक शाफ्ट पर FT एक टॉर्क डेवलप कर रहा है। आपकी क्रैंकशाफ्ट पर FT जो है वो एक टॉर्क डेवलप कर रहा है। कितना टॉर्क डेवलप कर रहा है? T बराबर FT मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज R। R है आपकी क्रैंक रेडियस। सो T इक्वल्स टू FT कितना हो जाएगा सर? F डिवाइडेड बाय साइन बीटा। F डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाय ये था साइन थीटा प्लस बीटा। सो हमने बोला सर ये बन गया F डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। साइन A प्लस बी को आप लिखेंगे साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। सो ये जो T आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा है F। कॉस को अंदर भेज दो,
साइन बीटा से बीटा कट जाएगा, कॉस थीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इक्वल्स टू, ये बन गया एफ ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन बीटा को आप लिखेंगे, कल बताया था इसको साइन थीटा बाय एन भी बोल सकते हो, कॉस बीटा को कल बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी बोल सकते हो। T इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय एन रूट ओवर 1 माइनस साइन बीटा को साइन थीटा बाय एन भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट साइन थीटा प्लस ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी तो 2 आएगा ना, फिर इस n से ये n कट जाएगा, n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय n स्क्वायर, सो इस n से n स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बन गया t इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट साइन थीटा। अच्छा आर भी तो था ना एक, ये आर कहां चला गया, एफ आर, ये आर भी है साथ में, एफ आर 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 ये आर, सो आर एफ ब्रैकेट साइन थीटा प्लस, इसको बोला जा सकता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वो टॉर्क है जो टॉर्क है जिस टॉर्क को हम क्रैंकशाफ्ट के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। ये क्यों डेवलप हुआ, ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि थर्मोडायनामिक्स वाले सर ने फ्यूल को बर्न किया, फ्यूल जब बर्न हुआ तो पिस्टन मूव किया, जब पिस्टन मूव करेगा तो कैसे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पर ये टॉर्क डेवलप होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये काम की बात है कि इसी टॉर्क को आप क्या बोलते हो, टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट। मैंने देखा स्टूडेंट्स पूरा फ्लाईव्हील पढ़ के आ जाते हैं, वो बोलते हैं सर फ्लाईव्हील तो बड़ा आसान है, सब पढ़ लिया, पर उनको यही नहीं पता होता टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, ये था क्या टर्निंग मोमेंट। इसी टॉर्क को बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, और इसी से आप बनाते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम, जिसको टी थीटा डायग्राम बोलते हैं। जब ये टर्निंग मोमेंट क्रैंकशाफ्ट पर डेवलप हुआ तो हमने कहा कि सर ये टर्निंग मोमेंट तो फंक्शन ऑफ थीटा है, जब जब थीटा बदलेगा तब तक टी बदलेगा, और क्रैंक जब जब ऐसे घूमेगी तब तक थीटा बदलेगा। इसका मतलब थीटा को तो बदलना ही है, और थीटा को बदलना है तो टॉर्क टर्निंग मोमेंट अपने आप बदलेगा। आपको ज्यादा चाहिए वो खुद ही कम दे रहा है, आपको कम चाहिए वो खुद ही अपनी इच्छा से ज्यादा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो थीटा पर डिपेंडेंट है, जो टी टर्निंग मोमेंट है वो थीटा का फंक्शन है। आपको इनपुट ज्यादा चाहिए कम चाहिए डजंट मैटर, वो अपनी इच्छा से फ्लक्चुएट कर रहा है, अपनी इच्छा से ही फ्लक्चुएट कर रहा है। आपका सिस्टम बोल रहा है कि ज्यादा टॉर्क की जरूरत है हमें इस बार, वो बोल रहा नहीं थीटा कम है टॉर्क भी कम होगा, थोड़ी देर में थीटा ज्यादा होगा टॉर्क अपने आप ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो टर्निंग मोमेंट क्रैंकशाफ्ट को मिल रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और अगर फ्लक्चुएट करेगा तो किसी भी कंडीशन में हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फ्लक्चुएटेड आउटपुट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अपनी इच्छा से इंजन कम ज्यादा हो रहा है, नहीं। इसलिए हमने बोला सर इसमें समस्या है, इसमें क्या है, समस्या है, यहां पर फ्लक्चुएशन है। तो हमने कहा इस फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हमने कहा पहले तो पहचानो फ्लक्चुएशन कैसा है। तो आपने टर्निंग मोमेंट क्या होता है ये फाइंड कर लिया, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट, यह आपने पता कर लिया।
टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट क्या होता है ये आपने पता कर लिया, लेकिन आपने कहा कि सर ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमने बोला काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन पता करो, काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, कैसा फ्लक्चुएशन यहां पर हो रहा है। हमने कहा उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टी थीटा कर्व, और टी थीटा कर्व से हमें पता चलेगा किस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब हमें समझ में आया कि फ्लक्चुएशन ऐसा हो रहा है कि टॉर्क कभी भी ज्यादा कभी भी कम हो रहा है, तो हमने कहा कि एक काम करो, इसको ले जाओ फ्लाईव्हील के पास, वही इसका इलाज कर पाएगा। तो हमने कहा फ्लाईव्हील का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट जानने के लिए उसने बोला कि आप फ्लाईव्हील से बात मत करो, आप अपने खुद के डेली रूटीन से बात करो। तो फ्लाईव्हील आपको अपने आप अपना कॉन्सेप्ट समझाएगा। फ्लाईव्हील ने कहा समस्या क्या है, हमने बताया कि देखो समस्या यह है कि कभी तो ज्यादा टॉर्क दे रहा है, कभी कम टॉर्क दे रहा है, अपनी इच्छा से टॉर्क कम ज्यादा हो रहा है। तो उसने कहा सुनो, और सभी लोग सुनना ध्यान से। फ्लाईव्हील ने क्या बोला, सुनो, और आप सभी लोग भी ध्यान से सुनना। उस फ्लाईव्हील ने मुझे समझाया कि मान लो आप में से एक स्टूडेंट जो सबसे पढ़ा लिखा और सबसे समझदार बच्चा है, कौन लग रहा है सबसे समझदार, जरा बताओ सबसे समझदार कौन है? कोई नहीं है, कोई मानता ही नहीं है कि वो समझदार है। सूरज, हाँ सूरज, सूरज माना कि सूरज, ये देखो मेरे वर्ड ही ऐसे निकल रहे हैं, माना कि सूरज समझदार है। मान लो प्रहाश और सूरज दो स्टूडेंट हैं, दोनों की कहानी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये सूरज है, सूरज से हमने पूछा कि यार तुम्हारा क्या रूटीन है, तो सूरज ने बोला कि देखो बात ऐसी है कि सर 1 तारीख को, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को घर से 6,000 रुपए आएंगे, ठीक है, और 31st को, 31st नहीं हम 30 ही दिन मानते हैं महीने में, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 30 जनवरी को मैं हो जाऊंगा गरीब, फिर उसके बाद में 1 फरवरी को वापस 6,000 रुपए आएंगे, तो उसके बाद में फरवरी भी 30 का मान लेते हैं ना। अब आपको ये नहीं बोलेगा सर फरवरी में 30 कैसे दिन हुए, ये डाउट नहीं है तुम्हारा, ऐसे ही बोल रहा हूं, है ना। हमने बोला कि 1 जनवरी को 6,000 रुपए आ रहे हैं, और 30 जनवरी तक सूरज हो गया बिल्कुल गरीब। अब क्या हुआ, जब सूरज ने कहा कि मेरे पास 30 जनवरी तक पैसे बचते नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को फोन किया, बोला पिताजी आप पैसे बहुत कम भेजते हो, इतने में गुजारा नहीं होगा अब हमारा। बोला अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो घर से पैसा आएगा, कि बोला पिताजी आप पैसे बहुत कम भेजते हो, इतने में गुजारा नहीं होगा हमारा, तो आप एक काम करो मुझे पैसे ज्यादा दो। अब वो तो पिताजी है, वो ज्यादा नहीं देंगे, वो सॉल्यूशन देंगे आपको हमेशा। तो अब जब आपने उनसे सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताओ, आप पैसे खर्च कैसे करते हो। तो सूरज ने बताया जैसे 1 तारीख को पैसे आए हमारे पास में, पहले तो जितनी पुरानी उधारी थी वो चुका दी, उसके बाद में जिन जिन को पार्टी देनी थी वो भी दे दी, जिन जिन की पार्टी ड्यू चल रही थी वो उनको भी दे दी, जिनको आगे मिलने वाली थी उनको भी दे दी, सबको दे दी। और ऐसे करके 5 तारीख तक मैं एकदम जीरो। मतलब 1 से 5 तारीख तक सूरज की लाइफ ऐसी थी कि अगर आपने उससे 100 रुपए मांगे ना, उसने 500 का नोट दिया आपको। आपने कहा यार सूरज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, उसने 500 रुपए आपको दिए। क्यों? क्योंकि इनपुट बहुत है, बहुत सारा इनपुट आ रहा है उसके पास में। 6,000 रुपए, पागल हो रहा है एकदम, बिस्तरों पे नोट बिछा के सो रहा है। लेकिन 5 तारीख के बाद में उसके पास अकाउंट बैलेंस हो गया 400 रुपए, है ना। अब देखो ड्यूरेशन देखो, 5 दिन में 6,000 से 400 रुपए। अब 5 तारीख से 30 तारीख तक उसको इसी 400 में गुजारा करना पड़ रहा है। अब जब 5 तारीख के बाद आप आए, बोला यार सूरज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, आपको लगा भाई 500 देगा, पर हुआ ऐसा नहीं। उसने बोला उस दिन मैंने जो तेरे को 12 रुपए दिए थे वो वापस लेकर आ।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनपुट पूरी तरह से रुक गया। इनपुट जो है वो पूरी तरह से रुक गया। आप वहां पर बहुत कम इनपुट के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत कम इनपुट के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि जब बहुत सारा इनपुट आया था ना, तब आपने उसके बारे में चिंता ही नहीं की। लेकिन जब इनपुट आ नहीं रहा ना, तब आप इनपुट के लिए तरस रहे हो। आप इनपुट के लिए तरस रहे हो। मतलब जब क्रैंकशाफ्ट के सामने इनपुट आएगा ना, तो अगर बहुत ज्यादा आएगा तो क्रैंकशाफ्ट कदर ही नहीं कर रहा, उसको जितना चाहिए उतना काम में ले रहा है, बाकी सब बांट रहा है। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ रही है ना, कोई नहीं दे रहा उसको इनपुट। उसने बेचारे को बोला, तुमको यार किसी दिन 12 रुपए दिए थे, वो पहचानने से मना करा। बोला, कौन सूरज? मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें। अब इनपुट मिल नहीं रहा, तो जो डिजायर्ड स्पीड है, जो सूरज के लिए जरूरी चीजें हैं, वो नहीं आ पाएगी। तो ये समस्या सूरज ने बताई। तो उसके पिताजी ने बोला, देखो ऐसे नहीं होता, तुम एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लो कि मैं एक दिन में इतना ही खर्चा करूंगा। उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो तुम। ऑफ कोर्स। तो पिताजी ने बोला, तुम एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लो और रोज उतना ही खर्चा करो। तो सूरज ने बोला, ओके पिताजी, तो अब से मैं हर महीने डेली 1000 रुपए खर्च करूंगा। क्योंकि सूरज तो इंजीनियर है ना, वो अपना नुकसान कभी कर ही नहीं सकता। पिताजी ने बोला कि आपको क्या करना है, डेली एक फिक्स अमाउंट खर्च करना है, इससे ज्यादा मत करना। उसने बोला, ठीक है, डेली में 1000 रुपए खर्च करूंगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। क्या सूरज के पिताजी इस बात से एग्री होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी बोला है, साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि मैं 6000 ही दूंगा। साथ में उन्होंने क्या बोला है कि मैं 6000 दूं। मतलब समझिए ध्यान से, आप इनपुट दे रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट इनपुट ले रहा है, तो हम क्रैंकशाफ्ट को बोल रहे हैं, भाई तुमको जितना चाहिए ना उतना कांस्टेंट ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना, हमारे पास में एनर्जी सोर्स जो है ना वो फिक्स है, 6000 से ज्यादा नहीं। 6000 से ज्यादा एनर्जी हम दे ही नहीं पाएंगे। तुम भले कांस्टेंट लो, कैसे भी लो, 6000 से ज्यादा एनर्जी हम दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि 30 दिन है, 6000 रुपए। अगर 200 रुपए रोज खर्च करते हो, 30 तारीख तक आपका सिस्टम बिल्कुल बढ़िया कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। मतलब ऐसा नहीं चलेगा। अभी क्या है, अभी 1 से 5 सूरज से अमीर कोई है ही नहीं। सूरज अपने आप ने सरनेम बदल लिया, बोला सूरज अंबानी। 1 से 5 तक। लेकिन 5 तारीख के बाद में वो एकदम ऑलमोस्ट गरीबी, मतलब भिखारी पर आ चुका है कि भाई कुछ बचा ही नहीं उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो आप लेवल देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो उसके पिताजी ने बोला कि यार ऐसा नहीं करना, आप एक नॉर्मल लाइफ जियो, रोज 200 रुपए खर्च करो, ना तो किसी दिन अंबानी बनो ना किसी दिन गरीब बनो, रोज 200 रुपए खर्च करो बस। हाँ, सूरज माल्या मान लो। सो ये जो 200 रुपए है, इसकी क्या कंडीशन थी? एक, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरी, जो कंजम्पशन है 200 रुपए, वो फिक्स कर दिया आपने। तो हमने बोला कि जो हम टॉर्क, जो टर्निंग मोमेंट डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोग टर्निंग मोमेंट डेवलप कर रहे हैं, वो टर्निंग मोमेंट वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो फिक्स है भाई। अब एक साइकिल में आप कितना कंज्यूम कर सकते हो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका साइकिल कितना बड़ा है। 30 दिन का था तो एक दिन में 200 रुपए आ रहे हैं, और आपके पास टोटल एनर्जी कितनी है। फिर समस्या है कि चलो ये मान लेते हैं कि भाई 200 रुपए रोज के खर्च करेंगे। जब 200 रुपए रोज के खर्च करेंगे तो समस्या यह है कि सर बाकी पैसा कहां रखें। जैसे मान लीजिए मैं सुबह निकला 200 का नोट लेके कि आज इसके अलावा कुछ खर्च नहीं करूंगा, आज इसके अलावा कुछ भी खर्च नहीं करूंगा। हमने देखा दोपहर 12 बजे तक 50 रुपए खर्च हो गए, शाम 6 बजे तक 100 रुपए पूरे खर्च हो गए,
रात को 10 बजे तक 150 रुपए खर्च हो गए, अभी बचे 50 रुपए, अब क्या करें? अब सूरज वो 50 रुपए का क्या करे, क्योंकि वो तो खर्च हुए नहीं। तो हमने हमने मतलब उसके पिताजी ने उसको बोला कि आप जाओ बैंक के पास में और वो 50 रुपए दे दो बैंक को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल तुमको 250 रुपए की जरूरत पड़े, कल तुमको 210 रुपए की जरूरत पड़े, तो 200 रुपए तो आपके पास रहेंगे, 10 रुपए बैंक से ले लेना, 210 रुपए कंज्यूम हो जाएंगे। अगर कल भी आपको 120 रुपए की जरूरत पड़ती है तो 80 रुपए वापस बैंक को दे दो। हमने सेम स्कीम चिपका दी किसको? आईसी इंजन स्लाइडर क्रैंक को। हमने बोला कि क्या दिक्कत है, टर्निंग मोमेंट बता रहा है कि कभी तो टॉर्क ज्यादा है कभी टॉर्क कम है, तो हमने कहा कि आप जाओ एक बैंक के पास, और उस बैंक का नाम क्या है? फ्लाईव्हील नेशनल बैंक। जब भी आपका टॉर्क जरूरत से ज्यादा आ जाएगा वो अपने पास रख लेगा, और जब आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी वही एनर्जी ये वापस दे देगा। बैंक में अगर 500 रुपए जमा कराओगे तो 500 ही निकाल सकते हो, 5000 नहीं निकाल पाओगे। तो जो एनर्जी फ्लाईव्हील स्टोर करेगा ना वही वापस देगा, कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो फ्लाईव्हील क्या कर रहा है यहां पर? एनर्जी बैंक का काम कर रहा है। हमने कहा कि भाई यहां पर एनर्जी जो है कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, उसने कहा कि ज्यादा आ रही तो मुझे दे दो, कम पड़ेगी तो मैं वापस दे दूंगा आपको। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फ्लाईव्हील का। लेकिन कैसे देगा कैसे लेगा इसके ऊपर चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। बस आपको ये समझना है कि ये जो कहानी है ये ऐसे नहीं कि लाइक इक्वेशंस चल रही है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स है, और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सिराजुद्दीन, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हां चेकबुक के चार्ज कटेंगे, एटीएम के चार्ज कटेंगे, मिनिमम बैलेंस हो गया तो उसके चार्ज कटेंगे। मतलब जब फ्लाईव्हील वापस एनर्जी सप्लाई करेगा ना तो लॉसेस होंगे, लॉसेस है ना। बैंक को 500 दोगे ना तो वो रियलिटी नहीं है कि वो कभी भी 550 देता ही नहीं है आपको। अगर बैंक को 500 देने से 550 मिलता तो बैंक कमाता क्या? वो आपको 450 वापस देता है, कभी किसका कभी किसका कभी किसका, सारे चार्जेस काट लेगा वो। सो फ्लाईव्हील भी यही करेगा। आप उसको 500 किलो जूल एनर्जी दोगे ना वो आपको 490 वापस देगा। बोला नुकसान हो गया, हम क्या करें, फ्रिक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इंटरेस्ट कोई नहीं देगा, वो उल्टा लॉसेस आपको देगा। सो ये सारे काम कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर पाएंगे। इस क्लास में तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो देखिए कहानी कहां से चालू हुई थी, मैकेनिक्स से हमने स्टार्ट किया था, और उस मैकेनिक्स से होते हुए कैसे थ्योरी ऑफ मशीन में चले गए, ये कॉन्सेप्ट्स है। अभी कुछ बच्चे कल कोई बोल रहा था मुझे, सर ये तो कॉम का हिस्सा है और ये डॉम का हिस्सा है, दोनों एक साथ कैसे होता है? बेटा कॉम डॉम सब मिला के थ्योरी ऑफ मशीन बनता है। तो कब कॉम से डॉम में एंट्री कर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तो आपके पास समय है, आप डाउट पूछ सकते हैं। जो आज पढ़ाया उससे रिलेटेड, जो नहीं पढ़ाया उससे रिलेटेड मत पूछना। कौन सूरज नाराज हो गया? नहीं नहीं, सूरज नाराज कैसे हो सकता है? वैसे जैसे डाउट वो पूछ रहा था उसको नाराज होना बनता है उसका। ऐसा मत बोलो कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो फिर वो बोलने लगेगा तो किसी को बोलने नहीं देगा। अभी सूरज बाबा रामदेव वाला कोई ना कोई योग कर रहा है जिससे उसके मन को शांति मिलेगी।
इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट स्लाइड रह गई, ओके ले लेना अभी। थैंक यू वेरी मच। देखिए शाम को 8 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी रहेगी, उसमें आज इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। जो इंटीग्रेशन शायद थोड़ा बहुत फ्लाईव्हील में भी कल यूज होगा, और आप लोग बाकी जो टेक्निकल पढ़ेंगे उसमें भी आपकी उससे मदद मिलने वाली है। सो उस क्लास को भी आप लोग कर लेना 8 बजे, उसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा। पहली स्लाइड ये लो, फर्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा है वो आपके दिमाग में रहेगा, और ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं।